Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to learn about nucleophilic substitution reactions. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो नाम है रिएक्शन का, इसका मतलब क्या है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एटम या एक ऐसा स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और वो किसी को डोनेट कर सके उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऐसे स्पीशी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड वर्ड जो हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट यानी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देना। और जब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेंजोइल क्लोराइड मौजूद है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है PHOCl का, इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसमें अब आप लोग सोचेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता क्यों है, मतलब क्यों, दोनों न्यूक्लियोफाइल ही हैं तो दूसरा आके क्यों रिप्लेस कर रहा है उसको। तो इसका जवाब ये है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक करता है और वीक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कराता है, ठीक है। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और जो लीव करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके वीक न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटाता है और ख़ुद उसकी जगह पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एग्जांपल देखें बेंजोइल क्लोराइड की, तो क्या है कि अमोनिया जो है वो एज अ रीएजेंट या एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अमोनिया जब यहाँ पर अटैक करेगा, अमोनिया एक अटैकिंग एजेंट है, ठीक है। इसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है देन क्लोराइड आइन। अब क्या होगा, अमोनिया जब यहाँ पर अटैक करेगा क्लोरीन पर, तो क्या होगा कि क्लोराइड आइन जो है वो रिमूव हो जाएगा और अमोनिया के अंदर से NH2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि NH2 अटैच क्यों हुआ है, NH3 अटैच क्यों नहीं हुआ। तो होता ये है, इसका जब आप लोग आगे मैकेनिज्म देखेंगे, NH3 ही अटैच होता है, लेकिन क्योंकि अमोनिया की जो वैलेंसी है या अमोनिया की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर NH3 पूरा साथ अटैच हो जाता है कार्बन के, तो जो नाइट्रोजन है उसके बॉन्ड हो जाते हैं 4, ठीक है। तो इसीलिए अमोनिया पूरा अटैच नहीं होता। नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो लीव हो जाता है। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन लीव होगा तो ये जो HCl फॉर्म करेगा, ये वाला Cl इसके साथ मिलेगा और ये HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से अंडरगो होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या चेंजिंग आई है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में, कि सिर्फ और सिर्फ लीविंग ग्रुप लीव किया है और उसकी जगह पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिनाइल ग्रुप वैसे का वैसे रहा और बाकी मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो अमोनिया है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, या फिर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो। और जो क्लोराइड आइन है यहाँ पर, या क्लोराइड जो है यहाँ पर, उसको हम लोग लीविंग ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये लीव करता है। और इसको हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, वीकर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गर है तो क्लोरीन जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रिएजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर 2 रिएक्शंस, यानी कि 2 रिएक्शंस को करवाने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ रीएजेंट, जो हम रीएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास रिएक्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें हमने अमोनिया यूज़ किया, इसमें अमोनिया ने बहुत अच्छी यील्ड दी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके नीचे वाले रिएक्शन में अमोनिया को यूज़ करेंगे तो अमोनिया गुड यील्ड नहीं देगा, ठीक है। अमोनिया जो है, ये जो बेंजाइल अमाइन यहाँ पर बनेगा, अगर अमोनिया रिएक्ट करेगा तो बेंजाइल अमाइन बनेगा और बेंजाइल अमाइन की अच्छी यील्ड नहीं होगी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि अमोनिया ऊपर तो अच्छी यील्ड दे रहा है लेकिन नीचे अमोनिया अच्छी यील्ड नहीं दे रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कार्बन जो है वो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं और जब अमोनिया अटैक करता है तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से कार्बन नीचे एक और बॉन्ड बना लेता है। जबकि अगर आप नीचे वाले को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, कार्बन जो है वो सेचुरेटेड फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर अमोनिया अटैक करता है तो इस वाली जगह पर अमोनिया यानी कि NH2 या NH3 जो है वो अटैच हो जाएगा। तो कार्बन की अगर आप लोग वैलेंसी देखें तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी, यानी कि कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट बन जाएगा, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो फिर क्या होगा कि या तो ये होगा कि फिर डायरेक्ट अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन जो है वो SN2 बन जाएगा। अब SN1 और SN2 क्या होता है कि हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, यहाँ तक के लिए आप लोग इतना काफ़ी है। लास्ट लाइन हमारी है कि अमोनिया विल नॉट गिव गुड यील्ड ऑफ बेंजाइल अमाइन। अमोनिया क्यों नहीं देगा,
ये आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया है, कुछ हम आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि जो हम लोगों ने पीछे रिएक्शन पढ़ा है ना, हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं कि वो रिएक्शन किस तरह से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यानी कि अमोनिया ने अटैक किया था यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड पर, और फिर क्या हुआ था, हमने उसमें तो सिंपल देखा कि NH2 जो है यानी कि अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जब अमोनिया अटैक करता है तो अमोनिया इस जगह पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जब अमोनिया यहाँ पर अटैच हो जाता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को अपना एक बॉन्ड वापस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं जो कि नहीं हो सकता, तो कार्बन एक बॉन्ड तोड़ देता है अपना ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड बना लेता है अपना NH3 के साथ। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अमोनिया पर पॉजिटिव साइन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन क्यों है। तो इसमें आप लोगों ने एक की पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब भी बॉन्ड की कमी हो जाएगी ना, किसी ग्रुप के पास, किसी एटम के पास अगर बॉन्ड्स की कमी हो जाएगी तो उस पर हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर किसी एटम के पास या किसी एलिमेंट के पास बॉन्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जितने बॉन्ड वो बना सकता है, जितनी उसकी वैलेंसी है, उससे अगर बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। ठीक है, नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, बाकी 2 अगर वो एक्स्ट्रा बनाता है तो वो लॉन पेयर्स की वजह से बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना है? 1 है। तो इस वजह से बॉन्ड की कमी है तो उस पर नेगेटिव का साइन आया हुआ है। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन की एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यानी कि बॉन्ड ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव का साइन लगाया क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि अमोनिया अटैच तो हो गया है लेकिन अमोनिया स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कीटाइन बना हुआ है एक और अमोनिया ने 4 मतलब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसको अपनी स्टेबल करना है सबसे पहले अपने आप को। ठीक है, ये किस एम के साथ आया, आपने ये नहीं भूलना कि ये इस एम के साथ आया है कि एक क्लोराइड को रिमूव करें यहाँ से। लेकिन क्या होगा कि किसी को हटाने के लिए पहले उसको खुद स्टेबल होना पड़ेगा। तो क्या करेगा अमोनिया, अपने स्टेबल होने के लिए अपना एक हाइड्रोजन लीव करेगा, यानी अपना एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि या तो ये बॉन्ड ब्रेक करे जो इसने कार्बन के साथ बनाया है, फिर इसकी वैलेंसी पूरी हो सकती है, मतलब 3 हो सकती है दोबारा से, या फिर ये एक हाइड्रोजन अपने साथ से रिमूव कर दे, तब भी इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा बॉन्ड तो मैंने बनाए रखना है क्योंकि मैंने क्लोरीन को यहाँ से निकालना है, तो ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा कार्बन के साथ बल्कि एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। अब ये जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन को एक रिमूव करेगा, ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी थी, ऑक्सीजन फ़ौरन इस हाइड्रोजन को कैच करेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा? OH। अब आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया और OH भी बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और नाइट्रोजन की भी। अब अमाइन ग्रुप जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो था कि उसने क्लोरीन को रिमूव करना है। अब ये वो काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा कि ये अटैक करेगा कार्बन पर और डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जो लॉन पेयर इसने वापस हासिल किया है अभी ये उसको दोबारा यूटिलाइज करेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? ताकि क्लोरीन निकल जाए यहाँ से। अब होगा क्या, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाना ज़्यादा पसंद करेगा बनिस्बत क्लोरीन के। तो जब ये दोबारा डबल बॉन्ड बनाने के लिए कहेगा कार्बन को, तो कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन को यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का इस वाले स्टेप में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो एम था, जो उसका मकसद था, वो पूरा हो गया। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पर दोबारा डेफिशिएंसी आ गई क्योंकि उसने फिर से अपना लॉन पेयर यूज़ कर लिया और उसकी वैलेंसी 4 तो नहीं है, लेकिन उसने फिर भी 4 बॉन्ड बना लिए। अब क्या होगा, नाइट्रोजन दोबारा नॉर्मल होना चाहेगा और अपना बॉन्ड वापस ले लेगा। जब ये अपना बॉन्ड वापस लेगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी होगी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये बन जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो बन गया है बेंजोइल अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। पहला है कि फर्स्ट स्टेप इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल एट अ सैचुरेटेड कार्बन एटम। इसका क्या मतलब है कि पहला वाला स्टेप जो है वो सैचुरेटेड कार्बन एटम में नहीं हो सकता। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था बेंजाइल क्लोराइड की जब हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों नहीं हो सकता पहला स्टेप, क्योंकि अमोनिया अगर यहाँ पर अगर ये वाला इस तरह सैचुरेटेड तो ये है ना, अगर अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा तो पेंटावेलेंट हो जाएगा कार्बन, इस वजह से यहाँ पर ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता, पहला वाला स्टेप जो है वो नहीं हो सकता। फिर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड नहीं हो सकते। एक ऑलरेडी सैचुरेटेड कार्बन आइटम है जिसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, जिसकी वैलेंसी कंप्लीट है, उसके साथ पेंटावेलेंट तो कार्बन नहीं बना सकते आप 5 बॉन्ड करके, इस वजह से पहला स्टेप उसमें नहीं होता। तो इस स्लाइड में यही बात की गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहली होती है SN1 और दूसरी टाइप होती है SN2। ठीक है, इन दो तरह की टाइप्स में होता क्या है कि एक टाइप ऐसी होती है जिसमें क्या होगा कि पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, यानी कि केटाइन बनेगा, उसके बाद जो है अटैकिंग ग्रुप यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा और साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है इसमें कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो हैपन होते हैं एट द सेम टाइम। लिविंग ग्रुप आया, लिविंग ग्रुप ने लीव किया और जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो गया। नेक्स्ट में क्या होता है कि दोनों जो रिएक्शंस होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, यानी कि फॉरेन से न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है, लिविंग ग्रुप को लीव करवाता है और खुद साथ अटैच हो जाता है। तो पहला पॉसिबिलिटी जो है वो कि मतलब पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ये वाली टाइप जो होती है SN1 होती है, मतलब कि ऐसी टाइप जिसमें दरमियान में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो, या हम कह सकते हैं कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं SN1। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसकी जगह पर अटैच हो जाता है, तो उस ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दी है, वही एग्जांपल जो हम लोग पीछे करके आए हैं, इन्होंने उसी को बताया कि अगर हम वही मॉलिक्यूल लें तो किस तरह से SN1 रिएक्शन अंडरगो करेगा वो, और वही मॉलिक्यूल किस तरह से SN2 रिएक्शन अंडरगो करेगा। तो SN1 की एग्जांपल में उन्होंने हमें क्या बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा। लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है, एक कार्बन के ऊपर केटाइन बनना। ठीक है, यानी कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आना, पॉजिटिव का साइन आना। यहाँ पर क्या हुआ, लिविंग ग्रुप ने लीव किया, कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ गई। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है फिनाइल सल्फाइड, इसने आकर यहाँ पर अटैक किया और साथ में अटैच हो गया। तो ये टाइप हुई SN1, यानी कि ऐसी टाइप जिसमें कार्बोकेटाइन बना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, नोटिस करें, तो यहाँ पर एक स्टेप जो होता है वो स्लो होता है और एक स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। तो लिविंग ग्रुप जिसमें निकलता है, ये स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, जबकि ये वाला स्टेप जो है ये फास्ट होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि SN1 में रिएक्शन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। ठीक है, स्लो स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ऐसा स्टेप जो रेट बताए। तो ये वाला स्लो स्टेप है, इसको हम लोग जो है वो कंसीडर करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इसका ऑर्डर 1 होगा। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो यह SN2 मैकेनिज्म। SN2 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2। और इसमें होगा क्या कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव हो जाएगा एट द सेम टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि या तो अल्कोहल होता है एक, और उसके ऊपर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, मतलब इस तरह के हैलाइड्स जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं और रिप्लेस कर रहे होते हैं उसको। या फिर इसका ऑपोजिट होता है कि अल्काइल ब्रोमाइड या फिर कोई इस तरह का मॉलिक्यूल होता है और उसके ऊपर जो है वो OH ग्रुप अटैक करता है और उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय Br या रिप्लेसमेंट ऑफ Br बाय OH, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब होता क्या है कि इन रिएक्शंस में दो डिफरेंट कंडीशंस यूज़ हुई हैं। वो क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, अगर आप ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल यूज़ हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का आप लोग फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पर HBr था और फास्ट रिएक्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ पर HBr बहुत स्लो रिएक्शन देगा, तो इसलिए हम लोग HBr को यूज़ नहीं कर रहे बल्कि हम PbR3 को यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, मतलब इधर भी अल्कोहल ही है, इधर भी अल्कोहल ही है, तो यहाँ पर HBr स्लो और यहाँ पर HBr फास्ट रिएक्शन क्यों दे रहा है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो है वो टर्शरी केटाइन बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर H अटैक करेगा, यहाँ से OH ग्रुप लीव करेगा, तो यहाँ पर जो केटाइन फॉर्म होगा वो टर्शरी केटाइन होगा, जबकि यहाँ से जब OH ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पर जो केटाइन बनेगा वो प्राइमरी केटाइन होगा। अब आप कहेंगे कि टर्शरी केटाइन, चलो ठीक है, टर्शरी और प्राइमरी केटाइंस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी टर्शरी केटाइन जो है वो जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि टर्शरी केटाइन के पास जो कार्बोकेटाइन है उसके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं कंपनसेट करने के लिए उसकी डेफिशिएंसी को। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा ज़्यादा अच्छे तौर पर करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर टर्शरी केटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है और वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है बनिस्बत प्राइमरी केटाइन के।
ठीक है। तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं, जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये स्लोली रिएक्ट करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो होता है उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो बहुत स्टेबल होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन एक ऐसा केटाइन जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव साइन हो, उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। और स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या मतलब होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है ना किसी भी कार्बोकेटाइन की, वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय, ये आप लोग पॉइंट्स नोट करेंगे। पहला पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर उसके साथ बहुत सारे बॉन्ड्स अटैच हैं, मतलब कि 2 3 4 5 कितने बॉन्ड्स उसके साथ बने हुए हैं उसी कार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड बना हुआ है या 3 बॉन्ड बना हुआ है, कितने बॉन्ड बने हैं? जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बने हुए होंगे उतना ज़्यादा कार्बन स्टेबल होगा। अब वो स्टेबल कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी आप लोग पहले इतना याद रखें कि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे कार्बन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अब फर्ज करें यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी भी है और कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड्स भी उसके अंदर शामिल होंगे। आप इसको मल्टीपल बॉन्ड्स कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड भी सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी में, उसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स भी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा अगर कार्बन के साथ कोई ऐसा आइटम प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा आइटम है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब भी स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल डबल, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को भी आप कह सकते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, या फिर कार्बन के साथ कोई ऐसा आइटम प्रेजेंट हो जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत स्टेबल होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि क्यों, तो इसकी रीज़न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों होगा मल्टीपल बॉन्ड्स होने से या फिर लॉन पेयर ऑफ एटम होने से? तो इसको हम लोग इस बात से समझेंगे कि आप देखें कार्बन के पास कमी है किसी चीज़ की, ठीक है। कार्बन को अगर हम टर्शियरी की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टर्शियरी कार्बन है, यहाँ पर उसके पास एक डेफिशिएंसी है, ठीक है। कार्बन के पास कमी है और कार्बन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है। टर्शियरी तभी कहते हैं ना जब 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन भी हिस्सा डालेगा, ये कार्बन भी हिस्सा डालेगा, ये कार्बन भी हिस्सा डालेगा, ठीक है। मतलब कि सपोर्ट करेंगे उस कार्बन एटम को। तो जब सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हो ना आपको, तो आप में कमी भी हो तो आपको वो फील नहीं होती, ठीक है। आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो अगर आप सराउंडेड बाय गुड पीपल हो या गुड फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर कार्बन के पास ज़्यादा सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, या फिर कोई ऐसा कार्बन एटम है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, यानी कि वो खुद स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। अगर आप के पास ऐसा बंदा है जो खुद स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के पास एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्डेड एटम है उसके साथ, तो वो भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा होंगे, मल्टीपल बॉन्ड और लॉन पेयर। लॉन पेयर किस तरह से, ये देखो यहाँ पर लॉन पेयर होगा ना, अगर कोई ऐसा आइटम प्रेजेंट है जिसके साथ लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर वो अपना इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। मतलब कि उसकी डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। होप्स आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अल्कोहल जो है वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं HBr से। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा ना कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं रिएक्ट करते, तो उन्होंने कहा कि फिर कौन कौन से रिएक्ट जो हैं वो जल्दी करते हैं अल्कोहल की टाइप्स। तो पहली अल्कोहल की टाइप है टर्शरी अल्कोहल, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है कि जो कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबल करने के लिए 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। थ्री कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है ये बाय द फिनोमिना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सपोर्ट कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को, और उसको हेल्प कर रहे हैं कि उसकी डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो और वो स्टेबल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है जब पॉजिटिव साइन आ जाता है, इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी का मतलब है कि एक p ऑर्बिटल खाली हो गया, और p ऑर्बिटल खाली होने का मतलब ये होता है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई है। एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उसको स्टेबल बनाने के लिए उसकी एनर्जी को कम करने की ज़रूरत है, तो साइड से जो एटम्स है वो कंपनसेट करते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो है
हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रही है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें एलाइलिक अल्कोहल्स, तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि एलाइलिक का क्या मतलब होता है। एलाइलिक का मतलब होता है कि एक कार्बोकेटाइन है, उसके साथ जो कार्बन प्रेजेंट है ना, उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और कार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्बन है जिसके पास डेफिशिएंसी है, यानी कि ये एक कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन के साथ ये वाला कार्बन प्रेजेंट है, इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और कार्बन के साथ। ठीक है, तो ऐसे में इस वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे एलाइलिक कार्बन, यानी कि कार्बोकेटाइन के साथ वाला कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और कार्बन के साथ। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और ऐसे अल्कोहल्स को हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बन रहा है ये उसके साथ वाला कार्बन और साथ वाले कार्बन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब एलाइलिक अल्कोहल्स भी जब HBr के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये अच्छी यील्ड देते हैं, अच्छा रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पर क्या है, स्टेबल। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर स्टेबल क्यों बन रहा है। स्टेबल इसलिए बन रहा है कि ये यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है। डबल बॉन्ड कभी इस जगह पर है, ठीक है, तो डेफिशिएंसी यहाँ पर है। कभी डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है इस वाली जगह पर और डेफिशिएंसी आ रही है इस जगह पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है वो, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए वो रैपिडली रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ। लास्ट हमारे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल्स का क्या मतलब है कि साथ बेंजीन है और फिर बेंजीन के साथ एक अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है। तो यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल में भी यही होगा कि डेफिशिएंसी बनेगी, और यहाँ पर भी रेजोनेंस के थ्रू जो है वो बॉन्ड जो है वो रिवॉल्व करेगा इधर अंदर। ये डेफिशिएंसी जो है ये इनसाइड द बॉन्ड, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो रिवॉल्व करेगी, और रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबिलिटी अचीव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप लोग अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन जो है वो SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन है। तो इसका जवाब ये है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। जब भी आपने फाइंड आउट करना हो कि रिएक्शन कौन सा है, SN1 रिएक्शन हो रहा है या फिर SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो आप लोग हमेशा रिएक्शन का रेट देखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है कि SN1 रिएक्शन हो रहा है या फिर SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो डिस्कवर किए गए थे, ये हग्स और इनगोल्ड ने किए थे 1930s में। इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं और ये सेकंड ऑर्डर भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर होने का क्या मतलब है कि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ना करे, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करे। इसका क्या मतलब हो सकता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दिखाई थी ये वाली। यहाँ पर अगर आप ये वाला देखें तो इसमें तो लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर चुका है। स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन। ठीक है, जबकि अगर आप लोग देखें SN2 में तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने ये डिस्कवरी जो है वो 1930s में की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर रेट जो है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा तो आप लोग कहेंगे SN1 रिएक्शन, और अगर जो है वो दोनों पर डिपेंड करेगा यानी न्यूक्लियोफाइल पर भी और अल्काइल हैलाइड पर भी, तो आप कहेंगे कि ये SN2 रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाई भी है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक जो है वो एग्जांपल दी है जिसमें हमारे पास जो है वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्रेजेंट है। ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर OH नेगेटिव अटैक कर रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, उसी तरह से लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन जो है वो एट द सेम टाइम टेक प्लेस हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें से हम लोग स्लो स्टेप को देखते हैं, SN1 रिएक्शन में हम लोग स्लो स्टेप को देखते हैं, और SN2 रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो हो रहा है और उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर ही होता है मोस्टली SN2 रिएक्शन सारे ही। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही स्टेप है तो जाहिर है इसी पर डिपेंड करेगा, जबकि SN1 में 2 स्टेप होते हैं तो उसमें से स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक्स जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें बताता है कि कंसनट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है ना किसी भी रिएक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसनट्रेशन ऑफ दूसरा वाला रिएक्टेंट, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स। यहाँ पर एक जो है वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और दूसरा जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन, तो हम कहेंगे SN2 रिएक्शन है। अब होता क्या है, इसमें रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। SN2 रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव है, हमारे पास RCO2 नेगेटिव है। तो इसको करने का मकसद क्या है, इसको करने का मकसद ये है मेन कि यहाँ पर pKa वैल्यूज़ बताई गई हैं। अब आप लोगों को पता है कि जो भी आइटम होता है कोई भी, उसकी जितनी ज़्यादा Ka वैल्यू होती है ना, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है।
ठीक है। और पी की ए वैल्यू अगर उसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो बेसिक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को पता है कि जब हम वाटर को स्प्लिट करते हैं, वाटर को आयनाइज करते हैं, एच पॉजिटिव बनता है और ओ एच नेगेटिव बनता है। अब हमें पता है कि जो एच पॉजिटिव होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि ओ एच नेगेटिव जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। यहाँ पर ये बात करने का मकसद क्या है कि जो भी एटम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यानी कि जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी ना उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकेगा। तो यहाँ पर ओ एच नेगेटिव जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसके पी के ए वैल्यू जो है वो 15.7 है। और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। जबकि अगर हम बात करें RCO2 नेगेटिव की तो इसकी जो पी के ए वैल्यू है वो 5 है और रिएक्शन जो है वो रीजनेबल है। जबकि अगर हम बात करें वाटर की और दूसरे वाले की तो इन दोनों में क्या होता है कि पी के वैल्यू बहुत कम है और रिएक्शन जो होगा वो बहुत स्लो होगा। तो यहाँ पर इस पूरे टेबल को ड्रॉ करने का या फिर यहाँ पर पी के ए या के ए वैल्यूज़ को की बात करने का मकसद मेजर यही था हमारा कि हम बता सके कि बेसिसिटी का न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर एक न्यू टर्म आई है, जैसे हम लोग बेस से कहते हैं बेसिसिटी, उसी तरह हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी। तो अब हम ये अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। यानी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की और बेसिसिटी की, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। इन दोनों में फ़र्क इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जब हम बात करते हैं ना बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी जो है वो रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र या द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली टू हाइड्रोजन एटम, ओनली टू अ प्रोटॉन। जबकि जब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो हम बात करते हैं एक ऐसा स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, कार्बन को भी या किसी और ग्रुप को भी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यानी उसमें सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात नहीं करते। जबकि बेसिसिटी में जब भी हम बेस की बात करते हैं ना तो हम बात करते हैं कि वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिसिटी में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में, ऑल्दो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। ठीक है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा होता है और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम्स को दे रहा होता है, स्पेसिफिकली कार्बन को डोनेट कर रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि कोई भी जो रेट है SN2 रिएक्शन अगर होगा तो उसमें रेट किस पर डिपेंड करेगा, और अगर SN1 रिएक्शन होगा तो रेट किस पर डिपेंड करेगा। आई थिंक सो कि हम लास्ट पूरी स्लाइड में यही बात ही करते आए हैं कि SN1 और SN2 हैं क्या और ये चीज़ किस पर डिपेंड करी है। लास्ट स्लाइड हम लोग इसमें ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बात हुई है। तो उसमें उन्होंने हमें पॉइंट्स में बता दिया है कि SN2 जो रिएक्शन है ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर, मतलब कि वो न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक कर रहा है, यानी कि अटैकिंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है। कार्बन स्केलेटन यानी कि जो अल्काइल हैलाइड का या जो भी वहाँ पर चीज़ मौजूद है उसका जो स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर टर्शरी होगा तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, अगर वो जो है प्राइमरी होगा यानी कि N स्ट्रक्चर होगा उसका तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा। और फिर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पर, कि लिविंग ग्रुप की नेचर क्या, बल्कि लिविंग ग्रुप कैसा है वो, इसलिए क्योंकि लिविंग ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये डिपेंड करता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, वो किस कंडीशन पे करेगा कि वो वीक हो। ठीक है, जो साथ अटैच पहले से हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रोमीन है, ये जो अटैच हुआ है और OH आके अटैक कर रहा है इस पर कि तुम लीव करो, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इसको हटा सकेगा। अगर यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर ग्रुप मौजूद है तो कोई और ग्रुप, वीक ग्रुप आकर इसको यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता लगा कि सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो रिएक्शन जो है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि SN1 रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि SN1 रिएक्शन हमेशा उस स्टेप पर जो है वो डिपेंड करता है, उसका रेट जो स्लो होता है। इसमें ये वाला स्लो रिएक्शन है, मतलब मोस्टली हमेशा जब भी कार्बोकेटाइन बनता है ना वो वाला प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाला स्टेप को ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी पर डिपेंड करता है। और इस रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो हम इसलिए कहते हैं इसका रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, और ये जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि रिएक्शन जो होगा वो SN1 रिएक्शन होगा या फिर SN2 रिएक्शन होगा। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।